हम एक गेम चेंजर के तौर में समझ सकते हैं। जी, बिल्कुल गेम चेंजर के तौर पर समझ सकते हैं। तो प्रोफ़ेसर जोशी, गेम चेंजर कैसे बनेगा? और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा आप ये बताइए कि पहले में और अब में, यानी कि अब इस समझौते के बाद क्या कुछ बदलने वाला है भारत के लिहाज से और यूरोपियन यूनियन के लिहाज से? पहले क्या था, अब क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने निखिल मुझसे पूछा है, और जहां पर एम्बेसडर दयाल ने खत्म किया कि जी, ये मदर ऑफ ऑल डील्स, जिसको कि 56वें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सम्मेलन जो डावोस में आयोजित हुआ था, उसमें हुँ, उर्सुला वॉन ने कहकर संबोधित किया था, भारत और यूरोपियन यूनियन के 27 सदस्य देशों के बीच ये मदर ऑफ ऑल डील्स आज हुँ, फाइनल हो गई है। बहुत सुखद है ये देखना, एक भारतीय के रूप में बहुत गौरव हो रहा है, क्योंकि पहले क्या था मैं आपको अगले 2 मिनट में ये भी बताऊंगी, और जी, अब क्या स्थितियां बदलेंगी ऑप्टिक्स और नंबर्स दोनों की जी, दृष्टि से मैं आपको ये भी बताऊंगी। जी, तो पहले तो हम ये समझे निखिल कि ये कोई बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं है, हमने किसी हाँ, एक देश के साथ, जैसे हमने यूके के साथ किया या हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, जी, ये किसी एक देश के साथ किया गया हुँ, एफटीए मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। ये यूरोप के 27 सदस्यीय देशों के एक शक्तिवान संगठन, जिसे हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं, जिसके 2 शक्तिवान नेता फिलहाल यहाँ मौजूद हैं, कल गणतंत्र दिवस परेड में भी उन्होंने हिस्सा लिया, जी, कि 22 ट्रिलियन यूएसडी की हुँ, सशक्त इकोनॉमी के साथ हम ये एफटीए कर रहे हैं। जी, अब हम ये समझे कि पहले क्या स्थितियां थी। हुँ, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से जब हम वैश्विक व्यापार को, अर्थव्यवस्था को देखते हैं, तो एक तो डॉलराइज्ड अर्थव्यवस्था है, और हुँ, जिस तरह से ट्रंप लगातार प्यूनिटिव मेजर्स लगा रहे थे, डावोस में उन्होंने जो कुछ भी यूरोप के देशों के साथ किया वो पूरे विश्व ने देखा है। हुँ, तो यूरोप का जो ध्यान है वो अमेरिका से हट रहा है, या विश्वास जो मैं कहूं वो अमेरिका ने खो दिया है। तो जी, यूरोप अब किसकी ओर देखे? हुँ, चीन के एक देश के रूप में स्वभाव को यूरोप के ये तमाम देश बहुत अच्छे से पहचानते हैं, तो चीन पर जाकर के भरोसा नहीं कर सकते। जी, यही स्थिति कनाडा की है। कनाडा ये संदर्भ से बाहर है, लेकिन मैं उदाहरण देना चाह रही हूँ कि कनाडा भी ना कोई मिलिट्री पावर है ना इकोनॉमिक पावर है, यूएस के शक्ति से खड़ा हुआ था, अब यूएस उसे अपने झंडे का पार्ट बता रहा है। चीन वहां पर एंटर्ड है, लेकिन वो चीन को वहां देखना नहीं चाहता है। तो कनाडा भी, अब आज माइक कार्नी का स्टेटमेंट आया है कि मैं भारत आना चाहता हूँ, कनाडा भी भारत की ओर देख रहा है। हुँ, यूरोप के ये तमाम देश भारत की ओर देख रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? ये उस विश्वास का नतीजा है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने वैश्विक स्तर पर क्रिएट किया है, जिसमें हम किसी की आंतरिक परिस्थितियों में जाकर इंट्रूड ना करते हुए हम कैलिब्रेट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जी, एक स्ट्रेटेजिक हेज का काम करते हुए ये एफटीए परिस्थितियों को बदलेगी। पहले जिस प्रकार की परिस्थितियां थी, जिस तरह की चुनौतियों का सामना भारत ने भी किया, हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कहीं नहीं रुकने दिया, बहुत सटली हम आगे बढ़े हमारे ऊपर टैरिफ लगने के बावजूद। और जी, यूरोपियन यूनियन के देशों के सामने भी इसी प्रकार की चुनौतियां हैं। हुँ, तो हुँ, पहले के बनिस्बत यदि अब हम देखें, तो 140 करोड़ की विश्व की सबसे बड़ी युवा आबादी वाले देश ने 22 ट्रिलियन यूएसडी की अर्थव्यवस्था के साथ, जो कि वैश्विक व्यापार का 1/3 पार्ट हम कह सकते हैं, 25% जीडीपी हम वैश्विक अर्थव्यवस्था का कह सकते हैं, ये मुक्त समझौता किया है। इसके साथ डिफेंस फ्रेमवर्क भी हमारा साइन हुआ है, हम उसे भूल न जाएं। तो अब पहली बात तो अभी तक जिस तरह से हम चीन और अमेरिका का दबदबा देखते थे, जी, उसको कहीं ना कहीं एक चुनौती मिलेगी इस एफटीए के बाद। हुँ, हुँ, अब यदि मैं इसको दूसरे तरह से आपको नंबर्स की ओर लेकर के जाऊं, जी, तो जिस तरह के पॉइंट्स हमारे सामने आ रहे हैं कि कैसे ग्लोबल स्केल पर ये जो फ्री ट्रेड पूरा अग्रीमेंट है, इससे किस तरह से परिस्थितियां बदलेंगी, तो एक तो दोनों ही एक तरफ से ईयू के देशों को, भारत को एक दूसरे का मार्केट एक्सेस मिलेगा, जिसमें हमें ज्यादा फायदा है। यदि हम बायलेटरल ट्रेड की दृष्टि से देखें, तो सर्विसेज और गुड्स दोनों की दृष्टि से अभी हमारा 180 प्लस बिलियन यूएसडी का ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ। ये अगले कुछ वर्षों में अब इस एफटीए की वजह से डबल होने की बात की जा रही है, विजन डॉक्यूमेंट में है। इसके अलावा यदि हम देखें तो सर्विसेज की ग्रोथ तेजी से होगी, मोबिलिटी की बात की जा रही है, विशेषकर प्रोफेशनल मोबिलिटी की। तो यहां पर चीजें कैसे बदलेंगी? एक तो ये कि जिस तरह के ट्रेड वॉल्यूम की अब हम बात कर रहे हैं, और जिस तरह से ये तमाम जीरो ड्यूटी एक्सेस होगा चीजों का क्रिटिकल सेक्टर्स में विशेष करके, तो इसकी वजह से निखिल होगा ये कि यूएस पे हमारे ट्रेड सरप्लस की वजह से जो डिपेंडेंसी थी, हमें उसकी अब कहीं से कहीं तक कोई चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में फिर हमारा यूरोप के इन देशों के साथ में ट्रेड सरप्लस
100 बिलियन यूएसडी तक जा सकता है। तो कहीं ना कहीं प्यूनिटिव मेजर्स के बाद जो हमारा वहां स्थितियां खराब हुई थी अमेरिका के साथ, वो यहाँ कंपेंसेट हो जाएंगी। और दूसरा, मैं यदि प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से देखूं तो वहां काम करने की ईज से लेकर के वहां पर जिस वॉल्यूम में हमारे यहाँ के प्रोफेशनल्स चाहिए, उनके लिए यूरोप के द्वार खुलेंगे, सरलता होगी। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। हमने अपने बहुत सेंसिटिव सेक्टर्स डेयरी प्रोडक्ट्स के और एग्रीकल्चरल के लिए एग्रीकल्चर के सुरक्षित रखे हैं, वो हमने खोले नहीं है। तो ये भी भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है। और ईयू के लिए देखें तो अपने इंडस्ट्रियल गुड्स की दृष्टि से, मशीनरी की दृष्टि से, अपने जैसे वाइन और स्पिरिट्स और इस तरह के जो दूसरे ज्वेलरी के एक्सपोर्ट की दृष्टि से और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, उनके लिए ये एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करेगा। तो ऑल इन ऑल, जैसा कि उर्सुला वॉन ने, जहां से मैंने बात शुरू की थी, मदर ऑफ ऑल डील्स है, न सिर्फ ईयू और भारत के लिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति के लिए भी इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। निखिल, बिल्कुल, इसके बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। एम्बेसडर प्रभुदयाल, इसी बात को अगर थोड़ा और आगे बढ़ाएं